हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की ब्रीफ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है गवर्नमेंट की। तो उन्होंने नए आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट कर दिया है। संजय मल्होत्रा जी अब नए हमारे आरबीआई के गवर्नर हो गए। 11 दिसंबर मतलब कल इनको अपॉइंट किया गया है 3 साल के टर्म के लिए। पहले ये फाइनेंस और टैक्सेशन देख रहे थे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और अब ये इसके अंदर आ गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब ये पैसों के अराउंड कुछ चीजें लेके आएंगे, पैसे कमाने की तरफ हमारी इकोनॉमी को लेके जाएंगे। क्योंकि देखो, जीडीपी ठीक ठाक नहीं दिख रही, इन्फ्लेशन ठीक ठाक नहीं दिख रहा। जो पहले हमारे आरबीआई के गवर्नर थे उनका सब कुछ सही चल रहा था, अभी आगे टफ चैलेंजेस आ सकते हैं। अभी आरबीआई ने ही अपना खुद बोला था ना कि हमारी जीडीपी फोरकास्ट थोड़ी अलग रहेगी, हमारी इन्फ्लेशन रेट ये रहेगी। हमने 3-4 न्यूज़ पहले ही बात करी थी इस बारे में डिटेल के अंदर। तो शायद उस चक्कर में चेंज किया गया है, शायद कुछ और चक्कर में किया गया है, शायद टाइम हो गया था इसलिए चेंज किया गया है। अगर हम अडानी पोर्ट्स की बात करके चले गए तो $553 मिलियन का जो वो लोन ले रहे थे यूएसए गवर्नमेंट से कोलंबो पोर्ट के लिए, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। यूएसए गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली उनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि आपने घोटाला किया है। हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर जी ने भी उनके ऊपर वीडियो बना दी है कि भाई उन्होंने घोटाला किया है, और बहुत टाइम से वीडियोस बनती रहती हैं उनके ऊपर कि वो घोटाला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, बट बार बार वो बातें खत्म सी हो जाती है। बाकी यूएस की बात करके चले तो भाई एलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है वो $100 बिलियन बढ़ी है जब से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में $100 बिलियन की उनकी मार्केट कैप बढ़ गई। इंडिया के अंदर ये बात होती है ना, तो इंडिया के अंदर ये पॉलिटिकल एंगल बन जाता, बट यूएस के अंदर ये उस लेवल पे पॉलिटिकल नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। बाकी टेस्ला वाले भाई इंडिया के अंदर फिर से वापसी एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर वो अपने शोरूम की तलाश कर रहे हैं। रिसेंटली ही एलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है वो भी इंडिया में आने की एंट्री की तैयारी कर रही थी। अब हमको देखने को मिल रहा है टेस्ला भी इंडिया के अंदर आएगी। क्या वो सपने पूरे हो पाएंगे जो बहुत सारे लोगों ने सोचे थे कि 15-20-30 लाख रुपए के नीचे नीचे में हमको टेस्ला मिल जाएगी सुपर एडवांस फीचर वाली? ये तो टाइम ही बताएगा। बाकी गुड़गांव साइड पे डीएलएफ के साथ में कोलैबोरेशन के साथ में इसको लॉन्च करने का मतलब शोरूम को ढूंढा जा रहा है। बाकी भरोसा नहीं करना जब तक ये फाइनल नहीं होती है खबर। अगर हम अमेज़न की बात करके चले तो उन्होंने अमेज़न ऑटोज़ निकाल दिया है। मतलब अमेज़न जैसे ही प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर आप ऑनलाइन गाड़ियाँ, ट्रक या एसयूवीज़ खरीद सकते हैं। इनका फाइनेंसिंग का भी ऑप्शन वहीं पे है। ई-पेपर वर्क सारा का सारा वहीं पे हो जाएगा। अमेज़न का 2025 के अंदर और सिटीज़ और बहुत जगहों के ऊपर एक्सपैंड करने का प्लान है। अगर इंडिया के कार देखो की बात करके चले, जो कि इसी तरीके से ही काम कर रहे हैं, उनकी जो साउथ ईस्ट एशिया वाली मार्केट वाली कंपनी है कार देखो सी, उसने $60 मिलियन रेस किया है $300 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। तो टोटल फंडिंग जो इनकी अभी आई है वो $100 मिलियन की हो गई है। कार देखो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट के अंदर 2021 के अंदर एंटर किया था। कार मुदी उन्होंने पहले एक्वायर करी थी रॉकेट इंटरनेट से। अभी के टाइम पे फिलीपींस, थाईलैंड के अंदर ये OTO.com से काम कर रहे हैं। इनका टाई अप बहुत सारे कार डीलर्स, फाइनेंसर, रिटेलर सबसे हो रखा है। अभी रिसेंटली इन्होंने बोला था कि भाई हम सेल परचेज जो सेकेंड हैंड वाली गाड़ी है उसको बंद कर देंगे, पर वेबसाइट पे अभी तो बिक रही है। देखो, बहुत अच्छा मॉडल है अगर समझने की कोशिश करी जाए। इन्होंने एक वेबसाइट बना दी है जहां पर सिर्फ टाई अप खेल ली है। मार्केटिंग ठीक है चल रही है, बट टाई अप खेल ली है। अब अपने को कुछ भी कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर आएगा भेज देंगे, ऑर्डर आएगा भेज देंगे। सिंपल सी बात, मारुति से बात कर ली, वेबसाइट पे आप आए, आपने कंपेयर किया, आपको अच्छा लगा, आपने इंटरेस्ट दिखाया, वो इंटरेस्ट लीड आगे भेज दी, आपने गाड़ी ली, इनको कमीशन मिल गई। अगर आप वेबसाइट के अंदर भी देखोगे तो उन्होंने बहुत दबा के एड्स लगा रखी है। दिस मीन्स बहुत बड़ा बिजनेस शायद नहीं बन पाता। देखो सिंपल सी बात, आपका खुद का प्लेटफॉर्म है। अगर मान के चलो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करता हूं, उसके ऊपर मैं ऐड नहीं चलाना चाहूंगा। ये बेसिक सा लॉजिक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई और कॉम्पिटिटर ऐड चला के मेरा बिजनेस खा सकता है। अब यूट्यूब के अंदर क्या होता है, यूट्यूब के अंदर अगर मैंने अपने ऊपर ऐड ओपन कर दी तो कोई भी ऐड चला सकता है। कार देखो मुझे लगता है थोड़ा क्लोज नेटवर्क होगा, यहाँ पर आपको डायरेक्टली कार देखो से बात करनी होती होगी, उसके बाद में ऐड लगाई जाती होगी। बट कहानी वही है ना कि अगर आपको गाड़ी बेच के कमीशन मिलनी थी और आपने उसी गाड़ी वाली कंपनी की ऐड दिखा दी, अब वहां से लीड चली जाएगी, वहां से कुछ कमीशन नहीं मिलेगी। बाकी हो सकता है कुछ और डील भी हो कि कोई ऐड से अगर आता है तो हमको कमीशन भी मिलेगी, प्लस ऐड पे भी कुछ मिलेगा, पता नहीं।
बाकी रोबोटिक स्टार्टअप्स हेबर की बात करके चले तो $44 मिलियन उन्होंने सीरीज सी राउंड के अंदर रेस किया है। ये जो पैसा आया है इससे यूएस के अंदर अपने आप को और एक्सपैंड करेंगे। अभी के टाइम पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बातें चल रही है, एआई के थ्रू ऑटोमेशन करा जाएगा, मतलब यहां से आलू दलेगा, यहां से सोना निकलेगा और मशीन सारा का सारा काम एआई से कर देगी। समझने वाले समझ रहे होगे, सार्काज्म में बोल रहा हूँ बात, बट यही बात चल रही है। मशीन के अंदर एआई का दिमाग होगा, मशीन ऑटोमेशन से चलेगी और प्रोडक्ट को एंड टू एंड बना देगी। अभी रिसेंटली हमने कार मैन्युफैक्चरर्स को देखा है, एमआई ने भी एक पूरी ऑटोमेशन फैक्ट्री बनाई थी जहां पर उन्होंने सब कुछ बताया, एंड टू एंड सब कुछ एआई और रोबोटिक्स से वो कर रहे थे। तो फ्यूचर इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, इसलिए ये पैसा रेस करके एक्सपैंड कर रहे हैं। इंडिया में अभी उतनी जल्दी नहीं आएगा, यूएस या जो बड़ी स्टैब्लिश मार्केट्स हैं वहां पे हमको शायद जल्दी दिखाई दे सकती है सारी चीजें। अगर मोबीक्विक की बात करके चले तो भाई उनका आईपीओ आया और 50 मिनट में फुली सब्सक्राइब होता हुआ हमको दिखाई दिया है। बाकी गूगल की बात करके चले तो उन्होंने बोला है जो उनकी नई चिप है ना, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि मल्टीवर्स, मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। बढ़िया बात है भाई। अगर हमारे हिंदू ग्रंथ की बात करके चले तो उसमें भी यही बात करी गई है मल्टीवर्स की। यहां पर भी मल्टीवर्स साइंस के अंदर बात करी जा रही है। क्वांटम एंटेंगलमेंट वाला कंसेप्ट है। नहीं जाता साइंस की तरफ ना, फिर लोग गालियां देते लग जाते हैं, भाई बिजनेस की बातें नहीं करते तुम, साइंस टेक समझाने लग जाते हो। बट ये मान के चलो, यहाँ पे अगर कुछ होता है यूनिवर्स में, एक चीज यहाँ पड़ी है, उसमें कुछ होता है ना, और वो दूसरा, उसका जो दूसरा साथी है वो दुनिया के दूसरे कोने में है, तो यहाँ पे उसके साथ कुछ करोगे, यहाँ पे उसके साथ भी कुछ हो जाएगा। ये साइंस का फिनोमिना है। सर्च मार लेना क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसका इंटरेस्ट है इस चीज के ऊपर। तो गूगल वालों का कहना है ये जो उन्होंने एआई चिप के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कुछ मिनटों में सॉल्व किया है ना, उससे प्रूव होके आता है कि भाई ये जो प्रोसेसिंग है ना, कहीं यूनिवर्स के अंदर कहीं पड़ी हुई थी, वहां से डेटा उन्होंने जल्दी फेच करके आंसर दे दिया। यार थोड़ा समझाना तो पड़ेगा, सॉरी यार, जो जो लोगों को ऑफेंड हो, आगे कर लेना। न्यूज़ हमने टाइम से तो डाली होती है, टेंशन क्या है। देखो सिंपल सी बात, कहानी क्या है, मैंने आपको बताया एक चीज में यहाँ पे कुछ होता है तो यहाँ पे कुछ होता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का कंसेप्ट ये है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर मान लो 2+2 = 4, अगर मुझे पता है पहले से, तो यूनिवर्स में अगर कोई 2+2 मांगेगा और मेरे से वो लिंक्ड होगा तो मैं सीधा उसको आंसर दे सकता हूँ 2+2। ऑल्दो ये 2+2 4 इज बहुत आसान कैलकुलेशन, मान के चलो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती, तो अगर एक जगह पे उसका सॉल्यूशन आ गया तो दूसरी जगह पे अपने आप ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब समझ रहे हो थोड़ी बात। तो ये वो उनका ये कहना है कि जितनी जल्दी प्रोसेसिंग हुई है ना, उसका मतलब ये है। बाकी क्रिटिक्स का तो कहना है कि भाई जो इन्होंने ये जो टेस्टिंग करी है, ये एक बेंचमार्क लेवल पे है, इन्होंने ट्रायल टेस्टिंग करी है, अपने हिसाब से करी है, तो कई लोगों को तो बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी अचीव भी हो सकती है क्या। बाकी गूगल ने, जो गवर्नमेंट है, उनको बोला है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की जो क्लाउड डील है उसको रोका जाए। डील समझा देता हूं क्या है। ओपन एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ा कैप लगाया था। माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा था कि भाई पैसे तो दे रहा हूं, और कल को जो तुम्हारे जितनी भी सही से बिकेगी ना, वो मेरे सर्वर से ही चलेगी, मेरे सर्वर से ही बिकेगी। अगर किसी को कहीं और माइग्रेट होना है ना, तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, या फिर वो मेरी सर्विस यूज कर ले। तो ये उन्होंने पैसा लगाते वक्त पहले ही डील रखी थी। तो इसके ऊपर गूगल वाले बोल रहे हैं, क्योंकि भाई गूगल वालों को भी पता है ना ओपन एआई बड़ा प्लेयर बनने वाला है, उनके लिए सर्वर वर्वर एक बड़ा गेम होगा। अगर गूगल को बड़ा प्लेयर बनना है तो उनको भी अपने सर्वर यूटिलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा ना, और ओपन एआई जैसा अगर उनको कस्टमर मिल जाए तो भाई चांदी चांदी हो जाएगी। इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी हो सकता है कुछ हो जाए। क्यों हो सकता है? क्योंकि एलॉन मस्क भी ओपन एआई को पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मैं पॉलिटिकल एंगल नहीं डालूंगा, समझने वाले समझ रहे होंगे। बाकी माइक्रोसॉफ्ट का जो इंडिया का प्रॉफिट है वो 38% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट 900 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। जो इनका रेवेन्यू आया है प्रोडक्ट सेल से, वो 3854 करोड़ के आसपास आया है, बट जो सर्विसेज से आया है ना, वो 16,530 करोड़ से ज्यादा आया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनका जो ऑफिस 365 हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट का एजर हो गया, डायनेमिक्स हो गया, ये सारे के सारे का यूज करा है लोगों ने, वहां से पैसा कमाया है। अगर हम जेप्टो की बात करके चले तो उन्होंने जेप्टो कैफे को डीमर्ज करने की बात करी है, अगले हफ्ते उसको डीमर्ज कर दिया जाएगा। अभी कंपनी का प्लान है कि भाई रैपिडली स्केल करा जाएगा, 100 कैफेज पर मंथ खोले जाएंगे। अभी के टाइम पे 30,000 ऑर्डर्स पर डे ये हैंडल कर रहे हैं, और टारगेट है कि 1,000 करोड़ का रेवेन्यू लेके जाना है 2026 तक। 160 करोड़ की रन रेट है अभी के टाइम पे, मतलब इतना कमा रहे हैं, और इसको वहां तक लेके जाना है, बड़ी बात है। और अलग क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर भी मेरा एक थ्योरी है। मुझे नहीं पता भाई, सिंपल सी बात है, ये सारी क्लोज बातें होती है, पर मैं
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ। अलग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ज़ेप्टो ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ज़ेप्टो को शायद लगता है कि जो उनका डार्क स्टोर वाला कंसेप्ट है, जो ज़ेप्टो में आप ऑर्डर करते हो और आपको खाना-वाना, सामान-वामान मिल जाता है। मैं फूड आइटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कैफ़े वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। वो ना प्रॉफ़िटेबल हो सकता है बहुत जल्दी। बहुत सारे उनके डार्क स्टोर प्रॉफ़िटेबल होते हुए जा रहे हैं, एबिटा लेवल पे जा रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों को अलग कर देते हैं, ताकि ज़ेप्टो की जो पेरेंट कंपनी है, वो सबको दिखाई दे एबिटा पॉज़िटिव जा रही है। कैफ़े जो उनको अभी लॉस देगा, क्योंकि अभी वो मार्केट बनाएगा, टाइम लगेगा, उसको अलग करके लॉस में रहने देते हैं। जल्दी आईपीओ निकालना है भाई, तो एक नरेशन तो क्रिएट करना पड़ेगा। बाकी वीवा फूड्स की बात करके चले तो उनके फाउंडर ने शार्क टैंक इंडिया को ज्वाइन कर लिया है। पहले खबर निकल के आ रही थी कुणाल बहल, जो कि स्नैपडील और टाइटल कैपिटल के को फाउंडर है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। दीपेंद्र गोयल नहीं होंगे इस सीजन के पार्ट, और बीच में एंट्री मारी है विराज बहल ने, वीवा फूड वालों ने। अब जिनको नहीं पता ना भाई, मेरे को तो बहुत कुछ पता है इनके बारे में, क्योंकि हम सप्लाई करते हैं फन फूड्स के जमाने से। कहानी समझाता हूँ क्या है, बहुत स्मार्ट चीज है भाई। ये जनरेशन वाला बिजनेस है, इनके फादर का काम था। फन फूड आपने सुना होगा, डॉक्टर ओटकर, है ना? वो फन फूड ब्रांड इनका था, फैमिली बिजनेस था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको बनाया, मार्केट बनाई और उसको बेच दिया। बेचने के बाद में 100 करोड़ के आसपास पैसा आ गया था। अब वो जो 100 करोड़ का पैसा आया, उससे इन्होंने एक और जगह ली और वहां पे फैक्ट्री सेटअप करी। नॉन कंपीटिंग क्लॉज था कुछ टाइम का कि इतने टाइम तक नहीं आ सकते। फैक्ट्री बनने में, जगह फाइनल करने में, टीम हायर करने में, प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करने में टाइम लग गया। जैसे ही वो नॉन कम्पीट खत्म हुआ, अगले दिन से इन्होंने काम शुरू कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर सारी मार्केट में इनका नाम था ही, सब कुछ बना हुआ था। एग्जिट नेटवर्क के अंदर बस प्रोडक्ट डालना था, इन्होंने डाल दिया। ये बहुत बड़ा रीजन है इनकी ग्रोथ का। लोग कहेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी ये वो बहुत कुछ होगा भाई। पहली बात, फन फूड को खरीदा जर्मन कंपनी ने, ठीक है? डॉटकर ओटकर जो कंपनी है वो जर्मन कंपनी है शायद, जिन्होंने खरीदा है। तो एक बाहर की कंपनी ने खरीदा, वो शायद इंडियन मार्केट उस लेवल पे समझ नहीं पाए। बट ये इंडियन मार्केट को पहले ही समझते थे। प्रोडक्ट बना के इंडिया मार्केट में उस तेजी से एक्सपैंड किया, जो अपनी कंपनी बेची थी उससे बड़ा बिजनेस बना दिया यहाँ पे। अगर हम मिंटीफाई की बात करके चले तो 180 मिलियन डॉलर, 850 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर उन्होंने रेज करे हैं। 2017 में कंपनी शुरू हुई थी एसएमई को सपोर्ट करने के लिए। पेमेंट सॉल्यूशन, इनवॉइसिंग, फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये। 300 ज्यादा ब्रांड है इनके पास में जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, टीवीएस, पार्ले, होंडा, एशियन पेंट्स वगैरह। बाकी इंडियन एआई स्टार्टअप लैम्डा टेस्ट की बात करके चले, 38 मिलियन डॉलर उन्होंने रेज करे हैं। अच्छी बात यह है कंपनी प्रॉफिटेबल है। इनका रेवेन्यू 53% बढ़ता हुआ दिखाई दिया 2024 के अंदर। 175 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर पहुंचा, 18 करोड़ का इसके अंदर इन्होंने प्रॉफिट किया है। अब ये पैसा रेज करके अपना केन एआई प्लेटफॉर्म को इंप्रूव करेंगे, जो कि क्यूएनए एजेंट एज अ सर्विस बनता हुआ हमको दिखाई देगा। ये जो टेस्ट की स्क्रिप्ट जनरेशन होती है और जो मैनुअल टेस्टिंग होती है उसको ऑटोमेट करने के ऊपर जा रहे हैं। 70% से ज्यादा एक्शनेबल इनसाइट भी ऑफर करेंगे। एजेंट एज अ सर्विस, अगर आप लॉन्ग टर्म से चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मैंने अभी कुछ महीने पहले ही बताया था कि अभी जो बड़ी चीज आने वाली है वो एजेंट एज अ सर्विस आनी है। पहले हमने सैस देखा ना, अब हम एजेंट्स वाली दुनिया देखेंगे और वही हमको दिखाई दे रहा है। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद हमको एजेंट्स फोन के अंदर भी दिखाई देंगे नेक्स्ट लेवल। बाकी इनोवेट जो है, जो ओयो ने खरीद लिया था, उन्होंने 62 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 23 में 2.5 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। ओयो ने इनोवेट 220 करोड़ रुपए में खरीदा था 2019 के अंदर। इनोवेट का प्लान है कि भाई 2025 तक अपने सेंटर्स को डबल कर देंगे, वो अपनी सीट कैपेसिटी को 50,000 से ऊपर ले जाएंगे, मतलब 3 गुना उसको बढ़ा दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी थोड़ी पॉलिटिकल बात कर लेता हूं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अकेले इलेक्शन लड़ने वाले, लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी। कभी जुड़ जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। दिल्ली वाले बहुत परेशान है भाई, सीधी सी बात ये है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि जीत तो शायद सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि ना मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि दिल्ली का डेमोग्राफिक्स चेंज हो गया है। इनको समझ में आ गया है, जो देखो दिल्ली में जिन लोगों के पास पैसे है ना, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं कोई और पार्टी की तरफ जाते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस को केटर करना शुरू कर दिया है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री गाड़ी, फ्री ये। अपने कैंपेन के अंदर प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई 10 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे ऑटो ड्राइवर्स को,
1 लाख तक की डॉटर्स को मैरिज असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी, 2,500 रुपए साल में 2 बार दिए जाएंगे, यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी। तो बेसिकली बहुत सारा अगर आप देखोगे एक स्पेसिफिक लोगों के लिए किया जा रहा है और इनका बहुत बड़ा वोट बैंक वो है। और दिल्ली के अंदर ये लोग बढ़ते हुए दिखाई दिए। मैं यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ कोई लोग बुरे हैं, कोई लोग अच्छे हैं, बट दिस स्मार्ट मार्केटिंग। आप बहुत स्मार्टली समझ पा रहे हो आपको जीतने के लिए क्या चाहिए। कुछ लोग नहीं पसंद करते आपको, नहीं पसंद करते तो ना करें। जो लोग पसंद कर सकते हैं उनके लिए चीजें निकालते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनका जो वोटिंग शेयर है वो बड़ा है। देखो मैं थोड़ा सा खुल के बोलना चाहूंगा यहाँ पे, मैं दिल्ली वाला हूँ यार, थोड़ा सा परेशान तो हूँ दिल्ली से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। मैंने एक टाइम पहले वीडियो भी डाली थी, हमारे ऑफिस के बाहर पानी भरा हुआ है यार, मच्छर आते हैं, कुछ बीमारियाँ हो सकती है। और हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, अच्छी जगह पे रहते हैं, एक अच्छी लोकेलिटी है रोहिणी का सेक्टर 11, उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है हमारा, और वहाँ पर मच्छर आ रहे हैं, कंप्लेन डाल रखी है, जिनकी ऐप है वहाँ डाल देते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि हम जैसे लोग इनकी टारगेट ऑडियंस ही नहीं है ना। जिनके पास पैसे नहीं है ना वो इनकी टारगेट ऑडियंस है, क्लियर कट बात ये है। वो देखो दिल्ली के अंदर ईमानदारी से बता रहा हूँ, पूछ लेना जो दिल्ली में रहता है और जो रहता है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। जिनके पास पैसे है ना वो कहते हैं भाई नहीं केजरीवाल को वोट देना, नहीं देना। वो वोट ही नहीं दे के आते। जब इलेक्शन आता है ना वो छुट्टी बनाने के लिए निकल लेते हैं। जब इलेक्शन आते हैं आराम से उठते हैं, कहते हैं क्या वोट देना है। बट जो उनकी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है ना आम आदमी पार्टी की, वो हमेशा वोट देती है। उनका वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई होता है। दिल्ली का वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए 50-55% के आसपास है, जिसके अंदर 30-35% तो जिनके पास पैसा नहीं है वो है, मतलब जो इनके टारगेट ऑडियंस है, चाहे ऑटो वाले हो गए चाहे ये सब हो गए, जो लोग फ्री के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर 55% में से 30-35% लोगों ने वोट दे दिया तो बाय डिफॉल्ट जीत गया। अगर दिल्ली में आपको परिवर्तन देखना है तो हमको ये जो वोटिंग रेशियो है 70-75% तक देखना होगा, तब चेंज दिखाई देगा। थोड़ा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अगर आरएसएस बहुत एक्टिव हो जाती है तो भी शायद हमको चेंज दिखाई दे सकता है। बाकी लेट्स सी। मतलब मैं नहीं पसंद करता आम आदमी पार्टी को, ये क्लियर बताता हूँ मैं, क्योंकि मैं बिका हुआ नहीं हूँ, समझ जाओ। तो ये तो टाइम ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और बाकी हेट देने की जरूरत नहीं है मेरे को भी और किसी को भी। सबके ओपिनियंस है, मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। आप किसको वोट देते हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसको वोट देता हूं आपको भी कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। बट मैं आपको एक मार्केटिंग फिनोमिना बता रहा हूं कि क्या चीज हो रही है और कैसे की जा रही है, ताकि आपका दिमाग खुले। मेरा हमेशा से आइडिया रहता है कि आपको मार्केटिंग कंसेप्ट या फिर जो भी चीजें चल रही है वो समझ में आ जाए कि चीजें कैसे चल रही है, सोचते कैसे है। आपको सोचना आ जाएगा, फिर इसी कंसेप्ट को दुनिया में कहीं पे भी लगा सकते हो। बाकी मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। 3 दिन से लगातार मार्केट घट रही थी पर अब बढ़ती हुई दिखाई दी है। ऑल्दो देखा जाए तो फ्लैट ही थी मार्केट, कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ है, बट बढ़ती हुई ग्रीन दिखाई दिया है, ये एक अच्छी चीज है। अडानी पोर्ट्स नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। बाकी आप देख ही सकते हैं मार्केट का हाल क्या है। ओवरऑल फ्लैट इसलिए रह रही है क्योंकि सब वेट कर रहे हैं यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आ जाए, यूएस की फेड मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आ जाए, वो आएगा ना, उसके बाद में पता लगेगा कहानी कहाँ जानी है। बाकी इसी के साथ में आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।